सभी से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ दोहराएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय श्री विपिन जी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABS, श्री तपन कुमार जी, प्रांत संगठन मंत्री, ये विद्यालय का प्रधानाचार्य जी, ओमवीर जी और उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण एवं लास्ट बट नॉट द लिस्ट सभी मेरे प्यारे छात्रों, पूर्व छात्रों एवं उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहूँगा आप सभी को। मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में कार्यरत हूँ। भारत सरकार में हम लोग कई कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए पूरे भारतवर्ष में स्कीम्स लाते हैं, जैसे दिव्यांग जनों के लिए पेंशन स्कीम, दिव्यांग जनों के लिए व्हीलचेयर एवं कृत्रिम अंग इत्यादि उपकरण का वितरण स्कीम, दिव्यांग जनों का पुनरुद्धार के लिए उनके लिए DDRC स्कीम, दिव्यांग जनों के लिए रिजर्वेशन स्कीम इत्यादि इत्यादि। मैं अभी पूरा विवरण दे नहीं पाऊंगा, संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। सारे जितने दिव्यांग की कल्याणकारी योजनाएं हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, पूरे देश में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस शुभ अवसर में एक युवा होने के नाते हमें अवसर दिया गया कि आप सभी को संबोधित करें एवं आप सभी का उत्साह बढ़ाएं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़े गुरु है अपने माता पिता। तो मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगा, सभी को आपको ज्ञात है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे माता पिता सबसे प्रथम गुरु हैं, उसके पश्चात हमारे जो शिक्षक हैं वो गुरु हैं, उसके तत्पश्चात हम सभी कभी किसी से जो भी कुछ सीखते हैं हम उसको गुरु मानना चाहिए, उनको भी। तो सबसे पहले मैं गुरु जो भी यहाँ उपस्थित है उनको सादर नमस्कार करता हूँ और उनका अवदान जो है देश के उन्नति के लिए मैं उसके लिए सराहनीय धन्यवाद करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। द्वितीय में मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी को सर्वप्रथम देश का इज्जत, उसके बाद गुरु का इज्जत, अपने माता पिता का इज्जत एवं सबसे आखिरी में अपना इज्जत। देश का इज्जत सर्वप्रथम, सर्वोपरि एवं सर्व से महान काम है। हम लोग पढ़ाई करके कुछ ना कुछ बनते हैं, जीवन में बहुत ऊंचाई को छूते हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है, दिल का एक कोने में हमेशा देश को बिठा के रखिए। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, सोचिए कि मैं ये काम देश के लिए कर रहा हूं, तो उसमें आपको एक जो प्रसन्नता एक दिल के कोने में जो आपको अनुभव मिलेगी वो आप मुझे बताना। तो देश के लिए मर मिटने वाले सभी जो हमारे वीर जवानों का मैं आज युवा दिवस में, क्योंकि सभी जवान हमारे युवा हैं जो हमारे लिए देश के लिए लड़ते हैं वहां बॉर्डर पे, मैं सभी को नमन करना चाहता हूं एवं उनका उत्साह सभी में वितरित हो, मैं ये कामना करता हूं। मैं एक कहानी सुनाऊंगा आप सभी को कि एक गुरु, एक माता पिता, एक गुरु का क्या इफेक्ट
पड़ता है एक शिष्य पे। आप सभी दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों से हैं। मैं जो यहाँ पे कोई और राज्य से कोई हैं तो हाथ ऊपर कीजिए। मैं एक भारत के पूर्व राज्यों में से आया हूँ और वो राज्य है उड़ीसा। आप सभी को ज्ञात होगा उड़ीसा। मैं उसके बारे में एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक हमारे थे कोणार्क टेम्पल। कितने लोगों को पता है कोणार्क टेम्पल? हाथ ऊपर कीजिए। सभी को पता है, लगभग सभी को। कितने लोग गए हैं कोणार्क टेम्पल? आप ऊपर हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं गए? कोई बात नहीं, आप कभी मौका मिलेगा पैंडेमिक के बाद तो आप सभी जा सकते हैं वहां पे देखने। कोणार्क टेम्पल का जो भव्य रूप है वो देख के ही मंत्रमुग्ध हो जाता है कि क्या बनाया है कारीगरों ने। तो कारीगरों ने जो बनाया है, कारीगरों की जो मुखिया थे उनका नाम था बिशु महाराणा। वो 1200 कारीगर लगे थे एक मंदिर बनाने में। 12 साल लगा उनको एक मंदिर बनाने में। सूर्य की मंदिर है कोणार्क मंदिर। सूर्य की ऐसे उसका डिजाइन बनाया गया था जैसे सूर्य का पहली किरण आके सूर्य देवता की जो मूर्ति थी उनके चरणों में गिरे, ऐसा डिजाइन था। क्योंकि कोणार्क मंदिर जो बना था वो समंदर के अंदर बना था। तो जो सूर्य की किरण आती है समंदर से उग के आती है, सभी को आपको पता है। तो समंदर से जो सूर्य की किरण आती है वो सूर्य देवता के चरणों में गिरा था। ऐसा भव्य कला की पारदर्शिता था वहां पे। सूर्य की जो मूर्ति थी वो आसमान, मंदिर में आप देखें मंदिर में मूर्ति स्थापित होते हैं, किंतु कोणार्क मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति थोड़ा ऊपर थी। मतलब ऐसे चुंबक लगाए गए थे। सूर्य आसमान में कैसे है, किसी से लगे तो नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंटली हवा में है, वैक्यूम जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, वैक्यूम में है और उनके आसपास कुछ नहीं है, आसमान में है। वैसे ही सूर्य का मूर्ति बनाया गया था वहां। तो इस मंदिर को बनाने में उनको 12 साल लग गया। तो राजा ने बोला कि ये तो बहुत टाइम लग रहा है मंदिर बनाने में, 12 साल में आप लोग बना नहीं पाएंगे। अगर 12 साल में नहीं बना तो मैं सबका सर कलम करूंगा। तो सभी कारीगर, 1200 कारीगर लगे हैं और सबका एकदम चिंता आ गया कि अभी क्या करें हम, कि हम कैसे इसको करें। तो ये खबर बिशु महाराणा जो मुख्य कारीगर थे, जो मुखिया थे, राजमिस्त्री बोलते हैं, उनके बेटे को खबर लगा। तो उनका बेटा पापा को ढूंढ के एक उड़ीसा के कोने के राज्य से, उनके पापा उनको सिखाए थे। वो उनका उम्र 14 साल का था जब उनके पापा उनको थोड़ा सिखाए थे कैसे करना है। तो 14 साल के उम्र में वो सीख गए थे थोड़ा बहुत काम करना। उनके पापा के पोथी और पत्र पढ़ के वो सीख गए थे काम करना। तो पहला गुरु उनका उनके माता पिता ही माना जाता है। तो वो सुने कि मेरा गुरु जो है वो आज मुश्किल में है, परेशानी में है, तो अब मेरे को कुछ करना चाहिए। उनका बेटा का नाम था धर्मपद। तो धर्मपद निकले अपने घर से पुरी के तरफ। पुरी जिले में है कोणार्क टेम्पल। चल चल के चले कि मेरे को अपने गुरु और अपने माता पिता को, मेरे पिता को मुझे बचाना किसी भी कीमत पर। तो वो पहुंच गए। 12 साल होने में 2 दिन बाकी था। राजा ने तो ऑर्डर दे दिया है कि आप लोग को बनाना पड़ेगा मंदिर। मूर्ति ऊपर नहीं हो रही थी, जो चुंबक लगाए गए थे ऊपर सबसे टॉप पे, वो टॉप से वो चुंबक ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से परेशानी आ रही थी। तो मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो धर्मपद ने क्या किया, बोला मैं कर दूंगा, आपसे नहीं हो रहा है तो मैं कर दूंगा। तो उसने पूरा दिन, पूरा रात, 2 दिन बचे थे 12 साल होने में, पूरी रात अपनी मेहनत करी। मेहनत ही उसको सक्सेस दिलाई, मेहनत ही उसको अपना
he could do the temple top, जिसको बोलते हैं, उसने सही तरीके से बना दिया और भव्य सूर्य के मंदिर ऊपर आ गए, सूर्य की मूर्ति जो ऊपर आ गए और आसमान में जब आ गए सबको मंत्रमुग्ध हो गए सब कि देख के कि बहुत अच्छा बनाया है और जो हम चाह रहे थे, जो कारीगरी हम चाह रहे थे वो आज कारीगरी हमारी हो गई। फिर तत्पश्चात राजा ने बोला कि हमने तो 1200 कारीगर को बोला था करने के लिए, ये तो 1201 नंबर है, तो 1200 कारीगर तो अभी भी गुनहगार है, उनको सर कलम होगा। ऐसे राजा ने कुछ नहीं बोला था, ऐसा जो कहने में सुनने में आ गया सभी कारीगरों में। तो धर्मपद ने कोणार्क टेम्पल्स के टॉप पे जाके पानी में छलांग लगा दिया एवं अपना जीवन दे दिया। पर वो जो जीवन दिया अपना काम करके दिया। सर्वप्रथम उसने अपने माता पिता की इज्जत रखी, उसके पश्चात उसने देश की इज्जत रखी। तो मेरा ये कहानी का तात्पर्य यही था कि हम पढ़ाई लिखाई करके बहुत ऊपर जाते हैं, बट ये दोनों चीजें माता पिता एवं अपना देश का इज्जत को जब हम दिल पे रखें और काम करें, हम महान हो जाते हैं। आज भी आप कोणार्क टेम्पल जाएंगे तो धर्मपद जी का मूर्ति देखेंगे कि वो जो है इस मंदिर को बनाए थे और उनके वजह से आज सफल हुई मंदिर। तो यही कहानी से मैं आप सभी को प्रेरित करना चाहता हूं, आप सभी का उत्साह बढ़ाना चाहता हूं कि आप जो भी करें अपने जिंदगी में, एक कोना दिल का एक कोना हमेशा देश के लिए रखें और अपने माता पिता के लिए रखें। और आज की इस छात्र सम्मेलन को मैं छात्र सम्मेलन नहीं कहूंगा, छात्र संसद कहना चाहूंगा। मैं जोरदार तालियां आप सभी को बोलता हूं, अपने आप के लिए बजाइए। और ये छात्र संसद को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आप जो आज मौका दिया। युवा होने के नाते आप सभी यहाँ उपस्थित रहे और एक छात्र संसद का आप लोग सभी सांसद, तो मैं सभी को आज धन्यवाद करता हूं एवं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग और भी ऊंचाई, जीवन के और भी ऊंचाई को छुए और जो भी करे अच्छा करे, अच्छा जिए एवं देश के लिए जिए। धन्यवाद। अपने इस विद्यार्थी जीवन में मंच तो बहुत मिले, लेकिन जो प्यार, जो अपनापन इस विद्यालय परिवार से जो मुझे मिला है, जो इस विद्यालय परिवार ने सिखाया है, ये इस विवेक कुमार ठाकुर की औकात नहीं थी कि जिस सभा में अपने सूबे के मुख्यमंत्री, अपने उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष, अपने उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी उपस्थित हो, उस सभा में आपका ये भाई, आपका ये पुत्र उस सभा में बोल पाए। इसकी कला अगर किसी ने सिखाई है तो वो इस विद्यालय परिवार ने सिखाई है। मैं सीखा हूं और एक तो सीखता रहता हूं बोलने की कला भैया नितिन जी से, भैया विकास जी से और अपने परिवार के उन सभी सदस्यों से भी जिनका मार्गदर्शन हर एक पल मुझे मिला है। एक कवि के रूप में मैंने बहुत जगह कविता पाठ की है, एक ईश्वरवादी व्यक्ति हूं, ईश्वर पे आस्था है, तो प्रथम 4 पंक्तियां उस ईश्वर के चरणों में निवेदित करता हूं। आज कसम उस सभी हाथों को देता हूं कि अगर वो 4 पंक्तियां आप सभी को अच्छी लगे तो इस सभा में बैठे सभी हाथ खाली ना रहे। तालियों से सम्मान मेरा नहीं, उस ईश्वर को नमन वंदन करने के लिए उठने चाहिए। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में
महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। एक कवि के लिए अगर उसका पहला ईश्वर वो ऊपर वाला है, तो उसके बाद जो दूसरा ईश्वर है उसको सुनने वाले सामने बैठे वो सभी प्रबुद्ध जन, वो सभी व्यक्ति हैं। तो चार पंक्तियां आप सभी के चरणों में निवेदित है। बस एक ही अपेक्षा है आप सभी की, बस संभाल लीजिएगा। और जो तालियां इस पंक्तियों में बजाई थी आपने, पुनः आप सभी से आग्रह कि इन पंक्तियों का भी वही आशीर्वाद आप सभी का मिले। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बनकर गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बनकर गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। ज्ञान दायनी मां सरस्वती अपने इस विशाल भव्य विद्यालय के कर्मशील यशस्वी प्रधानाचार्य, मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण, हमारे अंधकारमय भविष्य को प्रकाशमय उजियारे की ओर अग्रसित करने वाले सम्मानित अध्यापकगण, मेरे सामने बैठे युवा साथियों, नमन प्रणाम स्वागत करता हूं। आज उस महान तिथि पर जन्मे उस महान व्यक्ति, दार्शनिक, नेतृत्ववान, घुड़सवार, एक कुशल ज्ञानी, ज्ञान विज्ञान के उस अनंत ज्ञान का भंडार, जिनकी जयंती को मनाने के लिए आज हम सभी अपने विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के एक महान वकील विश्वनाथ दत्त जी के घर जिनका जन्म हुआ, जिनकी माता जन्म से उन्हें विश्वेश्वर कहकर पुकारती, परंतु नामकरण संस्कार के बाद जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा स्वामी विवेकानंद जी की। बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्र बचपन से ही अध्यात्म विपाशा थी। कुशाग्र बुद्धि वाले नरेंद्र, जैसे हम सभी कुशाग्र बुद्धि वाले विवेकानंद जी बचपन से ही अध्यापकों के साथ शरारतें करने से भी कभी नहीं चूकते थे। जैसे हम भी अपने विद्यालय, अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत सी शरारतें की हैं, वो सभी इस क्षण हम सभी के समक्ष जुड़ जानी चाहिए कि कुशाग्र बुद्धि वाले अध्यापकों के साथ शरारत करने से भी कभी नहीं चूकते थे। परिवार में धार्मिक व आध्यात्मिक वातावरण होने के कारण नरेंद्र में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के गहरे संस्कार पड़े थे। आज का समय भी चल रहा है कि जिस समय युवा मनचाहत कार्य न होने पर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, उसी उम्र में विवेकानंद जी कुशाग्र बुद्धि के धनी होने के कारण किसी भी अध्याय को या पुस्तक को सिर्फ एक बार पढ़कर याद कर लेते थे। स्वामी विवेकानंद जी पूरे संस्कृत व्याकरण, रामायण, महाभारत के सभी अध्यायों को कंठस्थ कर लिया था। शुरू में वो अंग्रेजी भाषा को नहीं सीखना चाहते थे। उसका कारण क्या था कि विवेकानंद जी का मानना था कि वे अंग्रेजी भाषा को नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा उन लोगों की भाषा है जिसने हमारे मातृभूमि पर कब्जा कर रखा है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी प्रारंभिक पढ़ाई प्रारंभ होती गई, वैसे उन्होंने अंग्रेजी भाषा न सिर्फ सीखी, उसमें अपनी महारत भी हासिल की। जी हाँ, ये वही विवेकानंद जी है जिन्होंने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं रखा है।
हम विवेकानंद जी की चर्चा करें तो हमारे जहन में कुछ घटनाएं अवश्य आनी चाहिए। आप सभी के समक्ष वे घटनाएं भी रखूंगा मैं कि जब भी हमारे किसी भी मन से कोई भी वक्ता अगर विवेकानंद जी के बारे में कोई बात बताए तो हमारे मन में वे सारी घटनाएं आ जानी चाहिए कि विवेकानंद जी के जीवन में जो जो घटनाएं हैं हमें याद तो होगा ही। वो समारोह जिसमें अपना भाषण शुरू करते ही विवेकानंद जी बोले, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों। जी हाँ, ये वही वाक्य है कि जब 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा भारत सनातन धर्म की ओर से प्रतिनिधित्व करते स्वामी विवेकानंद जी ने अपना संपूर्ण भाषण दिया, जिसके पश्चात भारत का एक नायाब चेहरा पूरे यूरोपीय देश व अन्य देशों में उभरा, जिसके पश्चात कुछ मिनटों तक तालियां बजती रही और विवेकानंद जी के लिए सम्मान, आशीर्वाद और प्यार बरसता रहा। मैं एक छोटी सी कहानी जो विवेकानंद जी के ऊपर ही है, जिसमें नारी सशक्तिकरण, नारी का सम्मान करना बताया गया है, वो आप सभी के सामने मैं रखना चाहता हूं कि विवेकानंद जी विदेश में एक समारोह में अपना वक्तव्य रख रहे थे। एक अंग्रेजी महिला उनके पूरे वक्तव्य को बहुत ही आराम से और बहुत ही सम्मान के साथ सुन रही थी। वक्तव्य खत्म हुआ, तत्पश्चात वह अंग्रेजी महिला विवेकानंद जी के पास गई और उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, तत्पश्चात आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहती हूं। विवेकानंद जी ने कहा कि मैं सन्यासी हूं, अगर आप मुझसे विवाह ही करना चाहती हैं, आपको मुझ जैसा पुत्र ही चाहिए, तो ठीक है, मैं आज से आपका पुत्र बन जाता हूं, इससे ना मेरा सन्यास छूटेगा और आपको आपका पुत्र भी मिल जाएगा। तो हमें इन सभी बातों से विवेकानंद जी का प्रत्येक जीवन, प्रत्येक क्षण हम सभी युवाओं को कुछ ना कुछ सिखाता है। इसी वाणी के साथ, इसी बातों के साथ मैं आप सभी के यहां आगमन पर आप सभी का स्वागत, सम्मान और एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही इस मंच को भी प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक ताल कुरु। बहुत ही सुंदर शब्द भैया विवेक जी द्वारा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के समक्ष आदरणीय विपिन जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए एवं हम सभी का मार्गदर्शन करें। पूजनीय माँ सरस्वती, माँ भारती, मंचासीन अतिथि श्री एस.के. रथ जी एवं श्री तपन जी भाई साहब जी एवं मेरे साथियों, पुरातन छात्र सम्मेलन या एलुमनाई एसोसिएशन के रूप में आकर यहाँ बहुत ही हर्ष मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं भी इस विद्या मंदिर परिवार का ही पुरातन छात्र रहा हूँ। पुरातन छात्र की निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं और हम अपने विद्यालय प्रांगण को जब हम छोड़कर अपने कैरियर के रूप में, अपने नए नए संकाय, नए नए आयामों के रूप में अपने आप को आगे लेकर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जाती हैं। वो जिम्मेदारियां कुछ इस प्रकार हमें पूरी करनी चाहिए और पूरी करने का दायित्व हमारे पास होता है, क्योंकि जब विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हमारे अनुज, हमारे छोटे भाई बहन जो कि कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्हें किसी ना किसी तरह के मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन की जरूरत होती है। उस रूप में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, निश्चित तौर पर हम अलग अलग संकाय में हैं। आप में से काफी सारे छात्र कोई विज्ञान क्षेत्र में जाएंगे, विज्ञान क्षेत्र में अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करेंगे, कोई कला में पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर कोई न्याय के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में अपने आप को देखेंगे। उस दौरान हमारे साथ किस तरह की जिम्मेदारियों के रूप में हम पुरातन छात्र के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करें, अपने आप को रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर इस जीवंत विद्यालय में जब हम आते हैं तो ये विद्यालय एक ईंट पत्थरों की इमारत नहीं,
ये एक जीवंत जगह है जहाँ पर हमारे गुरुजन, हमारा वो संस्कार, हमारा वो चरित्र निर्माण, हमारे वो राष्ट्र चिंतन के विषय जो कि हमें सिखाए गए, हमारे जो व्यक्तित्व है उसके अंदर समाहित हैं, उसके रूप में भी हमें उसे आगे ले जाने की ज़रूरतें महसूस होती हैं। और जब हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ हमारा समन्वय, हमारा मिलना होता है, तो कैसे हम अपने व्यक्तित्व को दूसरों के साथ प्रभावशाली रूप से रखें, जो कि हमें यहाँ सिखाया गया है, ये भी हमें निश्चित तौर पर इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। और साथ ही पुनः बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके जो अनुज हैं, आपके जो जूनियर हैं, जो इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं या किसी भी विद्यालय में हैं, जहाँ से भी आप उत्तीर्ण हुए हैं, जहाँ से भी आप पास हुए हैं, तो वहाँ जब भी हम जाएं तो जो भी हमारा अनुभव रहा है अपने क्षेत्र को लेके, जिस भी क्षेत्र में हमने अपने आप को विकसित करने की कोशिश की है, विकसित करने की संभावनाओं को ढूंढा है, उन पर जरूर हम उनको पथ प्रदर्शक की तरह, मार्गदर्शन की तरह निश्चित तौर पर हम अपने जो अनुभव रहा है उसे जरूर हम दें, ताकि जो हमारे अनुज हैं वो भी समाज में अपनी उतनी ही पहचान बना पाएं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम दूंगा। धन्यवाद सभी का। सैनिक ताल कुरु। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं शब्दों और भावनाओं को गीत द्वारा प्रस्तुत करने मैं भैया विकास नौटियाल को आमंत्रित करती हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आदि में, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शीतल विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का
उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। हम चरित्र निर्माण न भूलें। सैनिक ताल कुरु। बहुत ही सुंदर गीत और उतने ही सुंदर वचन। इस आधुनिकता और औद्योगिकरण के युग में हम विकास की ओर अग्रसर तो है, पर आत्म जागृति को ही भूलते जा रहे हैं, और यह सबसे मूलभूत आवश्यकता आज की बन खड़ी हुई है। अब मैं आदरणीय तपन जी से निवेदन करूंगी कि वे आए एवं हम सभी का मार्गदर्शन करें। पूर्व छात्र परिषद नोएडा के भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर की जो इकाई है, इसके इस वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रथ जी, बुलंदशहर के हमारे विद्यालय के हमारे साथी पूर्व छात्र विपिन जी, उपस्थित माताएं, बहनें एवं प्रिय भैया, शायद तीसरी या चौथी कक्षा में जब मैं पढ़ता था, उस वक्त हमारे इंग्लिश के पाठ में एक लेसन था एलिस इन द वंडरलैंड। आप में से भी शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। कहानी इस प्रकार की है कि एक एलिस नाम की लड़की, वो एक बार शहर में आती है, किसी मेले में अपनों से बिछड़ जाती है, भटक जाती है, रोती, अंधेरा होने लगता है, रोती हुई सड़क पे जा रही थी, कोई समझ में नहीं आ रहा था, और इतने में उसको एक बिल्ली मिलती है। क्योंकि छोटे बच्चों की पुस्तक थी, इसलिए सामान्यतः छोटे बच्चों की जो कहानियां होती हैं उसमें पशु पक्षी ये सब बातचीत करते हैं। तो वो बिल्ली पूछती है, एलिस एलिस व्हाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो? एलिस बोलती है कि मैं घर वालों से, मेरे मम्मी पापा से मैं बिछड़ गई हूँ और रास्ता भटक गई हूँ, मैं घर नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो बिल्ली बोलती है कि रो मत, मैं तुमको पहुंचा दूंगी, चिंता क्यों करते हो? पहुंचा दूंगी। बोला हाँ पहुंचा दूंगी। तो थोड़ा उसका रोना कम होता है। फिर वो बिल्ली पूछती है कि अच्छा एलिस ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? तो एलिस बोलती है कि मुझे मालूम नहीं कि मेरा घर कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। तब उस बिल्ली का वाक्य है कि यदि तुमको ये नहीं मालूम कि तुमको जाना कहाँ है, तो तुमको दुनिया में कोई भी उस रास्ते तक, तुम्हारे उस लक्ष्य तक पहुंचा नहीं सकता। बचपन में ये कहानी पढ़ी थी, लेकिन इसका मैं बार बार विचार करता हूं कि हमें जाना कहाँ है, हमें कहाँ के लिए हम जाने के लिए निकले हैं। यदि ये ध्यान नहीं रहा तो राह भटक जाते हैं। अभी जो गीत गाया गया, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये कोई नई बात नहीं है, इसको अलग अलग तरीके से अनेक लोगों ने अनेक बार कहा है। यह भारत की परंपरा है, भारत की ही विशिष्टता है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, और इसी बात को विद्या भारती भी लेकर चली है, जिसके हम सभी पुरातन छात्र हैं। एक पुस्तक है इनक्रेडिबल जापानीज, जापान के लोगों के बारे में वो पुस्तक है। 2 अर्थशास्त्री और 2 मनोवैज्ञानिकों ने, ऐसे 4 लोगों ने मिलकर पुस्तक लिखी है। उसके अंतिम भाग में उन्होंने 9 निष्कर्ष निकाले हैं जापानी लोगों के बारे में। उसमें से जो प्रथम 5 हैं उनका अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कारण बताया, जो उन्होंने चीजें बताई कि जापान विकसित
देश क्यों बना, अति विकसित देश क्यों बना? ये जो जापान के लोगों की विशेषता बताई, उसमें जो 5 महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने पहली बार सबसे टॉप पे रखा है, उन्होंने पहला वाक्य कहा कि जापान के लोग, सामान्य व्यक्ति भी अनुशासित होता है, डिसिप्लिन है, दे आर डिसिप्लिन। सामान्य वहां के बचपन से वहां के विद्यालय में, वहां के घरों में इसके संस्कार किए जाते हैं कि आप अनुशासन में रहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जापान का सामान्य व्यक्ति भी अपने लिए हित में कुछ नहीं करता, सोचता, वो जो कुछ करेगा वो अपने गांव और समाज के हित के लिए करेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि जापान का सामान्य व्यक्ति भी अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकता है। उसमें वो घबराता नहीं है, संकोच नहीं करता, पीछे नहीं हटता यदि आवश्यकता है तो। चौथी बात उन्होंने कही कि जापान का सामान्य व्यक्ति अपने देश के लिए कभी भी जैसी आवश्यकता है, कभी भी, कैसे भी, बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए हमेशा प्रस्तुत है, कभी संकोच नहीं करता। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जापान पराजित हुआ, जापान के ऊपर आर्थिक कानून, आर्थिक अनेक पाबंदियां लगी, समझौतों पे हस्ताक्षर, अपना पूर्ण हस्ताक्षर करना पड़ा जापान को। उसके तहत जापान से संतरे, अमेरिका के संतरे जो थे जापान में आए कि वो खाना है, अच्छी क्वालिटी के, जापान के खराब क्वालिटी थी संतरों की। जापान के संतरे महंगे थे, अमेरिका के सस्ते थे। पहले जापान के बंदरगाहों पर उन संतरों को उतारने के लिए खुली लेबर नहीं मिली। जब अमेरिका ने थोड़ी सख्ती की तो जापान के लेबरों से जबरदस्ती उतरवा करके मंडियों में भिजवा दिया गया, लेकिन मंडी में एक भी व्यक्ति ने, नॉट ए सिंगल पर्सन हैव परचेज्ड ए सिंगल ऑरेंज। करोड़ों टन संतरे बर्बाद हो गए। जापान के लोगों ने घटिया क्वालिटी का अपना संतरा, महंगा संतरा खरीदना मंजूर किया, अमेरिका का संतरा नहीं खरीदा। बड़े से बड़ा त्याग। और जो 5वीं बात है, उन्होंने कही कि जापान का सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में जो भी काम करता है वो ये मान के करता है कि मैं देश के लिए कर रहा हूं, और इसलिए देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन इट। वो जो करेगा सर्वश्रेष्ठ करेगा, और इसलिए जापान कभी अपनी क्वालिटी में समझौता नहीं करता। जापान का व्यक्ति, मुझे जापान जाने का अवसर मिला, 1 महीना में जापान में रहा, अनेक शहरों में घूमा। जापान के लोग मोबाइल एडिक्ट हैं, मोबाइल के बिना उनका एक क्षण नहीं गुजरता। यहां तक कि वॉशरूम के अंदर, बाथरूम में नहाते हुए भी शावर चल रहा है, पानी गिर रहा है, मोबाइल चाहिए। बात करेंगे या कुछ ना कुछ गाना सुनते रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और इसलिए जापान के सारे मोबाइल, सारे ब्लूटूथ के जो ईयरप्लग्स होते हैं, वो सारे 100% वाटरप्रूफ होते हैं। इसलिए लेकिन 1 महीने के मेरे जापान प्रवास में मुझे एक भी बार किसी की मोबाइल की ट्यून नहीं सुनाई दी कि मेरे मोबाइल की ट्यून से सामने वाला डिस्टर्ब होगा। अपना हित नहीं, समाज का, गांव का हित सोचना, दूसरे का हित सोचना, एक बार भी नहीं सुना, एक व्यक्ति की नहीं सुनाई दी। मैं नया नया गया था, मुझे मालूम नहीं था। मेरी पहली बार जब बज गया मोबाइल तो यूं देखा, सारे जो उस मेट्रो में बैठे हुए लोग थे, जैसे पता नहीं कोई अजूबा राक्षस आ गया है, अजूबा तो जोकर आ गया। फिर मेरे जो साथ में था उसने बताया मोबाइल साइलेंट करके रख गया। 1 महीना तक मैं टोक्यो के एक मॉल में गया, मेरे मित्र को कुछ खरीदना था, वो 3rd फ्लोर पे वो गया दुकान पे, मैं बाहर रेलिंग पे खड़ा हो गया, ऐसे नीचे देख रहा था। मैंने नीचे देखा तो उसको लगभग 15-20 मिनट अंदर दुकान पे रहा, 15-20 मिनट से मैं देख रहा था। तो एक जापान का एक सफाई कर्मचारी एक स्थान पे खड़े थे, वहीं पर रगड़े जा रहा है। मुझे ऊपर से कोई गंदगी दिखाई नहीं दे, फर्स्ट क्लास टाइल्स का वो
पत्थर का उसका फर्श था, मुझे कोई गंदगी ऊपर से नहीं दिखाई दे रही। मैंने सोचा नीचे से होगा इसलिए साफ कर रहा होगा, कुछ ब्लैक स्पॉट होगा, कुछ ना कुछ होगा। हम दोनों वो काम पूरा करके आया, नीचे आया, मैंने कहा चलिए मैं जरा चलते देखता हूँ। उसके वहां जाकर देखा तो वहां उसके पास भी खड़ा हो गया, तो भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा गंदगी। मैंने कहा आधा घंटे से, उसमें दोस्तों मुझे क्या बात है, मैंने कहा आधा घंटे से बंदा यहाँ रगड़ा जा रहा है और मुझे तो कोई गंदगी ऊपर से भी नहीं दिखाई दे रही थी, यहां से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कर क्या रहा है यार, ऐसे काम चोरी कर रहा है। तो उसने कहा, मैंने कहा जरा से पूछ तो सही कर क्या है। तो उसने जापानीज में बात की उससे, तो उसने फिर मुझको बुलाया इशारा करके, और उस स्पॉट पे जहां पे साफ कर रगड़ रहा था वहां दिखाया एक नीडल, एक पिन के बराबर ब्लैक स्पॉट उस टाइल के ऊपर था, व्हाइट टाइल पे। और वो आधे घंटे से उस एक नीडल के बराबर, नीडल की जो नोक होती है उसके बराबर के उस ब्लैक स्पॉट को साफ करने में लगा था। मुझे क्वालिटी के में, एक्सीलेंस ऑफ क्वालिटी में समझौता नहीं करना है। यदि ब्लैक स्पॉट है तो साफ करूंगा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। हम जिस परंपरा में पढ़े हैं, यहाँ पे आपको ठीक है, आपको विद्या दी गई है, आपने कोई कोर्स पूरा किया है, उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जीवन में नौकरी कर रहे होंगे। आपके अनेक आचार्यों ने, आपके अनेक आचार्य दीदियों ने, आपके अनेक साथियों ने, अनेक वक्ताओं ने आपको इस बात के लिए प्रेरित किया होगा। भारत, यदि मैं संघ का प्रचारक निकलने से पूर्व जब नौकरी कर रहा था तो किसी काम के सिलसिले में दुबई गया था, दुबई से वापस आ रहा था, तो मेरे बगल वाली सीट पर जो था एक जर्मनी का कंपनी का सीईओ बैठा हुआ था। बातचीत शुरू हुई, उसमें आया कि यूएई में कोई किसी उसका टेंडर था, कोई किसी बड़े काम का, और वो टेंडर जो है वो बीएचईएल में तो मिला है, हमको नहीं मिला। तो मुझे अच्छा लगा यार, चलो हमारी कंपनी जो है बीएचईएल भारत की जो है एक वर्ल्ड की जर्मनी की कंपनी से कंपीट करके टेंडर जीता है। और लेकिन उसका सेकंड में जवाब क्या था, उसने कहा वो इसलिए हमको नहीं मिला क्योंकि वो जिस रेट, जो उन्होंने रेट डाला वो बहुत सस्ता था, उस रेट पे वो जो क्वालिटी देने वाले थे हम भी दे सकते थे, लेकिन हम अपनी क्वालिटी को गिरा नहीं सकते। बोला आप लोग पैसे के लिए भारत के अंदर सस्ती क्वालिटी काम चलाओ काम करके दे देते हो, आप लोग कर सकते हो। वी जर्मन पीपल डोंट डू दिस इवन इफ वी आर हैविंग द फाइनेंशियल लॉसेस। हमें टेंडर मिले नहीं मिले, हम क्वालिटी में समझौता नहीं करते। फिर उसने आगे कहा, और ऐसा नहीं है कि आप भारत के लोग टॉप क्वालिटी नहीं दे सकते, यू कैन डू बट यू डोंट वांट टू। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं कोलकाता से यहां आ रहा था 1 साल पहले, तो मुझे कोलकाता एयरपोर्ट पे पुस्तक मिली, चलता है इंडिया। ये जो हमारी चलता है वाली मानसिकता, चलता है क्या फर्क पड़ता है। आज ये कार्यक्रम है ना, कार्यक्रम में कुर्सियां ठीक समेत में नहीं है, कोई बीच में घुसा है, कोई आड़ी तिरछी है, क्या फर्क पड़ा है, हम बैठ तो गए ना, थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ गए, क्या फर्क पड़ता है। ये जो हमारी मेंटेलिटी है, मानसिकता है, चलता है, दिस इज द एटीट्यूड विच इज स्टॉपिंग इंडिया टू बिकम द सुपर पावर। एंड वी डोंट वांट टू बिकम द सुपर पावर बिकॉज ऑफ मिलिट्री और इकोनॉमिकली ग्राउंड्स। हम विश्व की शक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन विश्व की शक्ति भारत सैनिक ताकत के बल पर और आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं बनना चाहता। कोई बतलाए कितने काबुल में जाकर मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, यह भारत का है। हम भूभाग नहीं जीतना चाहते, हम जमीन नहीं कब्जाना चाहते, हम दुनिया को कब्जा नहीं करना चाहते, उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम उनके हृदयों को जीतना चाहते हैं। यह भारत की विशेषता है, और यह तब होगा जब हमारा जीवन इस प्रकार का होगा। हम देश के लिए सोचेंगे, क्वालिटी में समझौता नहीं करेंगे। भारत की इन्हीं बातों को अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से कहा। तो विद्या भारती कोई अलग काम नहीं कर रही है, जो बातें विद्या भारती करना चाहती है उसी को अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से कहा। महात्मा गांधी जी ने 9 प्रकार के सामाजिक पापों के बारे में वर्णन किया। उन्होंने कहा यह 9 काम कोई करता है तो पाप कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है। हम सभी जरा अपने जीवन को इससे एनालाइज करें जरा। विद्या भारती भी यही काम करती है, यही संस्कार देने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि पहला पाप है वेल्थ विदाउट वर्क। यदि हम पैसा कमाते हैं बिना काम किए, बिना मेहनत किए, समझ लो आप पाप कर्म कर रहे हो। वेल्थ
विदाउट वर्क यदि हम करते हैं। दूसरा पाठ उन्होंने कहा कि प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, आपकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करे। अंतरात्मा जब तक स्वीकार नहीं करे आप आनंद की अनुभूति करते हो, अंतरात्मा को मारकर, मतलब सामाजिक पाप कर रहे हो। तीसरा उन्होंने कहा नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ज्ञान अर्जित करना बिना चरित्र के। यदि आप ये करते हैं, चरित्र निर्माण नहीं होता, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कहीं पर डिग्रियां मिल रही हैं, फर्जी ज्ञान ले रहे हैं, पाप कर रहे हैं। आगे उन्होंने सामाजिक पाप कहा कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, नैतिकता विहीन उद्योग या व्यापार करना। यह भारत की परंपरा नहीं है, भारत में सामाजिक पाप है। आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी किराने की छोटे से छोटे गांव की दुकान पर चले जाइए, अपने घर में दूध देने वाला कोई आता है, दूध वाला, उसको जरा देखिए, आपने आधा किलो दूध लिया या 1 किलो दूध लिया, वो नाप करके आपके बर्तन में डालेगा, उसके बाद थोड़ा सा दूध और डाल देता है। आप चीनी खाइए, किराने की दुकान पर चीनी लीजिए, आपने कहा 1 किलो चीनी वो तोलता है, तोलने के बाद जब आपको वो थैली पकड़ाता है, वो साथ में अपनी तो हाथ में वो बोरी से चीनी निकाल के थोड़ी सी चीनी और डाल देता है। क्यों डालता है? कि भूलवश यदि मेरे तोल में भी कोई कमी रह गई हो तो ये जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, इससे उसकी पूर्ति हो जाए। ये हमारे संस्कार में है, कॉमर्स विद मोरालिटी, हमारा संस्कार था, हम भूल गए, इसलिए ये सामाजिक पाप हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा। उन्होंने कहा, आगे कहा साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, विज्ञान मानवता विहीन विज्ञान विध्वंस करेगा, सर्वनाश ही करेगा। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी है, इसलिए हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स की ओर बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, धर्म यदि त्याग के बिना धर्म है, कोई मत है, पंथ है, धर्म है, यदि त्याग नहीं है उसमें तो फिर वो सामाजिक पाप है। और अंतिम कहा पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, मूल्यों के विहीन राजनीति। ये 9 सामाजिक पाप कहे। ये पाप है कि नहीं, जरा आप सोचिए। और हमें विद्या भारती के, हम जब विद्यालय में पढ़ते थे उस समय हमको क्या क्या बोला गया, क्या क्या बताया गया, क्या ये बातें बोली नहीं, ये 9 बातें और उनमें कोई साम्यता है कि नहीं है? अभी हमारे अध्यक्ष ने हमें बताया देश के लिए सोचो। देश के लिए मरना आसान है, वो छड़ी मरना होगा, कठिन है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी मरना आसान है, आई गोली लग गई। लेकिन जब देश के लिए जीने की बात सोचते हैं तो पल पल मरना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है। देश के लिए मरने की तुलना में देश के लिए जीना ज्यादा कठिन है। अपने रोके में आपको, मैं जानता हूं हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, सरकारी अधिकारी इनकम टैक्स विभाग में। अब इनकम टैक्स विभाग बड़े लोग प्रयास करते हैं, क्यों करते हैं? मिलेगा ऊपर से। उस भाई ने कभी कुछ नहीं किया, कमाया, घर वाले परेशान रहती है, हमेशा दुखी रहती है सब। हमारे मित्र पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है, 1 किलोमीटर सड़क बनाने का टेंडर जो सरकार का टेंडर जो छूटता है 18 लाख रुपए में बनता है, उसी 1 किलोमीटर को यदि वो इंजीनियर यदि बनाता था तो वो 4 लाख में उससे अच्छी क्वालिटी की, ज्यादा लंबे समय चलने वाली बना देता था। सारा सरकारी डिपार्टमेंट परेशान था उनसे, या तुझे नहीं खाना मत खा, लेकिन तू हमें तो हमारे लिए क्या तो ये कर रहा है। तो इसलिए जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो अपने संकट खड़ा करते ही है। धर्म का युद्ध था, धर्म और अधर्म का, महाभारत में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। पूरी जिंदगी कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहे, और जब वो निर्णायक क्षण उनके जीवन के उसका आया, वो निर्णायक युद्ध का क्षण आया, तो उनका अपना सगा कहे जाने वाला एक भी उनका परिवार का सदस्य उनके साथ नहीं खड़ा था। ना उनका बेटा साथ था, ना भाई साथ था। उस समय उस युद्ध में अकेले थे वो।
अपने लोग छोड़ देते हैं साथ। क्यों? मानवीय स्वभाव है। लेकिन ऐसे लोगों के बल पर ही समाज और देश आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, चलता है। आपका तत्व ज्ञान कितना भी श्रेष्ठ है, बोला जा रहा है, हमारे शास्त्रों में कहा वसुधैव कुटुंबकम एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है। विद्वान लोग अलग अलग तरीकों, कितने भी आप श्रेष्ठ तत्व ज्ञान हो, लेकिन यदि आपके जीवन के व्यवहार में नहीं है तो वो सिवाय आपके वाद विलास के यानी लिप सर्विस के और कुछ नहीं है, कोई आपकी नहीं सुनेगा। और यदि हमारे मन के अंदर इन सालों में विद्या भट्टी के विद्यालयों में रहते कहीं ये प्रेरणा, देश के प्रति एक भाव जगा कि मैं अपने देश को, अपने समाज को विश्व का सिरमौर इसलिए बना, भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलते कि मैं भारत को वर्ल्ड नंबर 1 बना के दुनिया के दूसरे देशों को नीचे दिखाना है। हम भारत माता की जय का परिणाम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें अपने पूर्वजों ने जो पराक्रम किए हैं, जिस सिद्धांत को उन्होंने दिया है और उस सिद्धांत को प्रैक्टिकल जीवन जीकर जिया है, उसमें उन्होंने अपने व्यवहार में सिखाया है कि पूरी दुनिया सुख शांति और ऐश्वर्य के साथ रह सकती है बिना किसी को दबाए, अत्याचार, अनाचार के, यदि वो इन सिद्धांतों पर चले। हम भारत को, भारत माता की जय, भारत को विश्व में इसलिए शक्तिशाली बनाना चाहते हैं क्योंकि शक्तिशाली की ही लोग सुनते हैं, कमजोर की कोई नहीं सुनता। और इन सिद्धांतों के आधार पर यदि दुनिया चलेगी तब वो सुख शांति और ऐश्वर्य के साथ रहेगी, नहीं तो विध्वंस और विनाश ही होगा। और इसलिए हमको ना केवल शक्तिशाली बनना है बल्कि आज का विज्ञान का युग है, हर थ्योरी को आपको लेबोरेटरी में प्रमाणित करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हमारा 1000 साल पहले हमारे किसी ने ये थ्योरी दी, उस समय उन्होंने प्रूव किया होगा, नहीं आज फिर प्रूव करो। तो इसलिए उस हजारों साल पुरानी थ्योरी को आपको आज की तारीख में भी प्रूव करना पड़ेगा। और ये प्रयोग भूमि, ये लेबोरेटरी, ये प्रयोगशाला, ये भारत देश है। इसलिए भारत देश में उन सिद्धांतों को जो कालजयी हैं, जिनके ऊपर समय का असर नहीं पड़ता, जिनको हमने धर्म कहा, यानी वो इटर्नल प्रिंसिपल्स, हमने कहा ये जो इटर्नल प्रिंसिपल्स है, जो सनातन जीवन मूल्य है, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उनको धर्म कहा हमने। वो अंग्रेजी और हिंदी के गलत अनुवाद के कारण और हिंदी के कई शब्द, संस्कृत के कई शब्दों का अंग्रेजी शब्द नहीं होने के कारण जो गलतफहमियां हुई, उसके कारण हमने रिलीजन को धर्म समझ लिया। रिलीजन धर्म नहीं है। और इसलिए जब विदेशों में सेक्युलर स्टेट की कल्पना आई तो हम भी भारत में सेक्युलर होने के नशे में आ गए और सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष हो गए। हमारे यहां हमने कहा धर्म था कि मातृव्रत परदारेषु, पराई स्त्री को मां बहन के रूप में देखो। हमने कहा यह हमारा धर्म था। नया फैशन आया, सेक्युलर हो जाओ, धर्म का निरपेक्ष हो जाओ। मातृव्रत परदारेषु धर्म है, इसके निरपेक्ष हो जाओ, यानी पराई स्त्री को भोग के रूप में देखने लगो। और इसलिए व्यभिचार, बलात्कार, अनाचार केस बढ़ गए। हमारे यहां धर्म था कि पराय धर्म को, पराय धन को मिट्टी के समान समझो। लोग पराय धन जो है मिट्टी के समान है। आज से 70-80 साल पहले आप किसी सरकारी कार्यालय में चले जाइए और अपना काम कराने के लिए यदि कोई व्यक्ति पैसा देता था तो वही सरकारी क्लर्क कहता था कि बाबू क्या करते हो, मुझे भी अपना बच्चा पालना है, अधर्म के पैसे से मैं कमाऊंगा क्या, तो उसको पालूंगा क्या, यह पाप कर्म मत करो। और आज वही क्लर्क बोलता है बाबूजी क्या करें, मुझे भी अपना बच्चा पालना है। क्यों? हम धर्मनिरपेक्ष हो गए। और इसमें गलत अर्थों को समझ के, इसलिए पुराने समय की बातों को, मान्यताओं को, परंपराओं को, नियमों को आज के समय में ठोक परख करके उसको युगानुकूल यदि परिवर्तन करना है, उस परिवर्तन करने की आवश्यकता आज देश के अंदर है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उन युगानुकूल दकियानुसी बनने की बात नहीं करते, पुरानतम पंथी होने की बात नहीं करते। हम उस समय के श्रेष्ठ जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सनातन सत्य हैं, उनको जीवन में व्यवहार लाने के लिए आज के अनुकूल वातावरण में उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, करेंगे हम उसको, लेकिन मूल तत्व वही रहेगा। सिस्टम अलग अलग हो सकता है। हमारा संविधान भी ये कह सकता है, कहता है कि आपको आज से 100 साल बाद यदि संविधान में संशोधन करने की उस समय की परिस्थिति के अनुसार करना पड़े तो करिए। अरे आज
जो कंप्यूटर और डाटा एनालिटिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये जो जॉब्स आज आप देख रहे हैं, आज से 70 साल पहले भारत में कोई बोलो कि कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर की कोई जॉब होगी, कोई सोच सकता था क्या? आज से 25-20 साल बाद आज के वर्तमान की जितनी जॉब्स है, 60% जॉब्स वो खत्म हो जाने वाली है, नई प्रकार की जॉब्स आएंगी। ये मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बायोटेक्नोलॉजी दुनिया को कहां से कहां कितनी तेजी से बदल देगी, हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए उस समय की परिस्थिति के अनुसार अपने वर्तमान सनातन मूल्यों को यथावत रखते हुए युगानुकूल परंपराएं विकसित करनी पड़ेगी। ये चुनौती भी आज हमारे युवाओं के, आप सभी के सामने। और इसलिए जमीन पर अपने पैर को मजबूती से जमाते हुए हम आकाश की ओर देखें और उन ऊंचाइयों को पहुंचने का प्रयास है, तक पहुंचने का प्रयास करें जिनसे आज समाज और देश अपेक्षा करता है। और देश ही नहीं कर रहा, पूरा विश्व कर रहा है। आर्नोल्ड टोइनबी करके एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए अमेरिका के, उन्होंने बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, हु आर वी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जैसी। उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पुस्तक में वो लिखते हैं, सभ्यताओं का संघर्ष पुस्तक में, कि भारत को, कि पूरे देश विश्व में केवल एकमात्र एक देश है जो विविधताओं में समन्वय रखते हुए सुख शांति के साथ, समन्वय के साथ कैसे रह सकता है, ये दुनिया को सिखा सकता है, तो वो केवल भारत है। और इसलिए भारत को विश्व की एक ताकत, शक्ति बनना पड़ेगा, ताकि विश्व अपने लिए नहीं, वो इसलिए बनना पड़ेगा ताकि विश्व सुख शांति और समृद्धि के साथ रह सके। अन्यथा विश्व के अंदर युद्ध, विध्वंस की आग की लपटें लगातार उठती रहेगी और हम विनाश की ओर बढ़ते रहेंगे। और इसलिए विश्व को बचना है, इस पृथ्वी को बचना है, तो भारत के उन सनातन मूल्यों को अब जीवन के व्यवहार में लाना होगा। यह तब होगा जब भारत विश्व शक्ति बनेगा। बिना भारत के विश्व शक्ति बने ये संभव नहीं है। और इसलिए एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर है। हमारी ताकत शुरू में कम दिखती होगी, हम थे, आज थे अकेले, तब थे अकेले, लेकिन हम बढ़ते बढ़ते हमारी संख्या बढ़ रही है उस जीवन में। लेकिन आज अभी भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो जिस बात को, जिन मूल्यों को वो अपने जीवन में बोलते हैं, उनको अपने जीवन के व्यवहार में लेकर आए। आप युवा हैं, आने वाले समय में आपके कुछ के हो चुके होंगे, कई के विवाह भी होंगे, इस देश की अन्य युवा संतति को आप जन्म देने वाले बनेंगे। कैसे छोटी सी बात से कैसे बदलाव होते चले जाते हैं, मैं उसका केवल एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज आप देखते होंगे नर्सरी में कोई बच्चा एडमिशन के लिए जाता है, पहली बार तो माँ जो होती है बहुत सुंदर सी उसको छोटी सी फैंसी सी कलरफुल एक वाटर बोतल देती है ला करके, कि उसमें पानी भर के घर से, कि बेटा जब प्यास लगे तो बच्चे पी लेना, प्यासे मत रहना। होता है ना, बेटा वो बच्चा स्कूल में लेकर आता है, मां ने कहा जब प्यास लगे पी लेना। थोड़ी सी प्यास लगी, वो मैडम पढ़ा रही है, कुछ करा रही है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, प्यास लगी बोतल को करता दो घूंट पिया फिर रख देता है। यदि उसको बोतल नहीं मिलती और वो 20 मिनट बाद पानी पीने जाता या पीता अपने मैडम को बोल करके, तो उसके शरीर को कोई नुकसान होता क्या? मर जाता क्या? नहीं मरता। लेकिन बचपन से एक आदत हमने उसको डाल दी, प्यास को सहन नहीं करना। थोड़ा और बड़ा होता है, धीरे धीरे आदत डाल देते हैं कि वो बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी भूख लगी, मम्मी बोलती है 2 मिनट, नूडल्स तैयार या कुछ भी तैयार, समोसा आ गया, कुछ भी आ गया, पैटीज आ गया। तो भूख को सहन नहीं करना, ये प्यास को सहन नहीं करना, भूख को सहन नहीं करना। बेटा बारिश में भीग जाए, बारिश को नहीं सहन करना, इसलिए चुपचाप हमेशा बच के रहो, बीमार ना पड़ जाओ, 24 घंटे मोजा या जूता पहन के रहो, नंगे पैर में घूमो। ये सब करते करते धीरे धीरे उसको, माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि उस बच्चे के अंदर कब संस्कार आ रहा है कि दूसरों को भी सहन मत करो, दूसरे की बात भी सहन नहीं करो। उसका परिणाम क्या हो रहा है? 2005 में मेरठ जिले के फैमिली कोर्ट में डाइवर्स के केसेस एक महीने में केवल 50 आया करते थे। 2019 आते आते ये 50 से बढ़कर के एक महीने में आज 20,000 हो गए।
कितनी बड़ी मात्रा में डाइवर्स के केसेस बढ़ रहे हैं हम कल्पना कर सकते हैं। और इसमें भी जो डाइवर्स केसेस बढ़ रहे हैं विवाह के 2 वर्ष के अंदर अंदर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से संस्कार नहीं मिला सहन करने का। इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हमको ये वॉच करना होगा। अभी ये कोरोना काल चल रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। आप अपने घर परिवार में अड़ोस पड़ोस जरा माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। इस स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण हमारे एग्रेशन बढ़ रहा है, झुंझलाहट बढ़ रही है, वाद विवाद बढ़ रहे हैं। आज हम इसके मोबाइल के इतने गुलाम हो गए, हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, उसका वो सौंदर्य, बर्फ से चढ़े ढकी चोटियां, सूर्योदय, ये हमें देख के आनंदित नहीं होता। हम क्या करते हैं, बर्फ से ढकी चोटी, सूर्योदय, वहां से खड़े होकर सेल्फी खींची, फोटो खींची, और फोटो खींचने के बाद फेसबुक पे अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद हर 10 मिनट बाद देखते हैं कितने लाइक, कमेंट, शेयर। और यदि एक भी लाइक, कमेंट, शेयर नहीं आया तो उस सौंदर्य के पहाड़ की चोटी पर खड़े होने के बाद उसके सौंदर्य को आप एंजॉय कर पाते हो, कर सकते हो? लाइक, कमेंट, शेयर नहीं है, यानी आपका लाइक, कमेंट, शेयर कौन नियंत्रित कर रहा है? वो सौंदर्य नहीं कर रहा, फेसबुक कर रहा है। हम जीवन जीना भूल गए, और इसलिए आज के आधुनिक चीजों का उपयोग करें लेकिन हम उसके एडिक्ट नहीं हो। ये भी जिम्मेदारी आज हमारे युवा साथियों के ऊपर है। नहीं तो जीवन बर्बाद होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे, कंधे नहीं मिलेंगे कि किसी के कंधे पर सर रखकर रो सके। इस दृष्टि से सोचिए, विचार कीजिए। आज अनेकों पुस्तकें इस प्रकार की आ रही हैं समस्याओं को लेकर के, हम सभी इसके बारे में जागरूक हों। और जैसा एक कवि ने कहा कि आंखों में गत वैभव के सपने, पग में तूफानों सी गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिसमें हिम्मत हो हमारा मुकाबला करने। हम एक भारत को विश्व की शक्ति बनाने के लिए हम निकले हैं। हम भारत को विश्व को, वास्तव में यह शब्द ही प्रयोग गलत है कि भारत को विश्व की शक्ति बनाना है। वास्तव में तो भारतीय परंपरा ने भारत को कभी भी वर्ल्ड पावर नहीं कहा, विश्व की शक्ति नहीं कहा। उसने हमेशा क्या कहा है कि भारत विश्व का गुरु है। विश्व का पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बना है, दरोगा नहीं बना है भारत। भारत विश्व का गुरु बना है। हम उस विश्व के गुरु बनने की ओर हम आगे बढ़े। गुरु बनना और शक्ति, विश्व की शक्ति बनना, इस दोनों में अंतर है। अमेरिका वर्ल्ड पावर हो सकता है लेकिन वर्ल्ड का गुरु नहीं हो सकता। और इसलिए इस दृष्टि से हम सभी लोग विचार करें अपने बुद्धि से, ऐसे कुछ विषय आप सबके सामने रखें। इसलिए इन संस्कारों को लेकर हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन का व्यवहार, और इसलिए सामाजिक संवेदनाओं के साथ सामाजिक कार्य से जुड़े, ये सभी से अनुरोध करता हुआ, और पुनश्च स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का आदर्श मानकर उनके जीवन को अपने व्यवहार में लेकर आए, ऐसा अनुरोध करता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। सैनिक ताल करो। कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत है मिमिक्री। हर हर महादेव। आप सबको करता हूँ नमन। मेरा नाम है अमन, और मैं एक्चुअली अपने स्कूल से, मैं क्या सभी लोग अपने विद्यालय से सभी लगाव रखते हैं, और मैंने जो कुछ भी सीखा है, बोलना, मिमिक्री करना वगैरह वगैरह, वो सब इस विद्यालय से सीखा है। मतलब कैसे बोला जाता है, ये सब मैंने यहाँ से सीखा है, और बहुत ज्यादा प्यार भी पाया है। सो अब मैं परिचय कुछ इस प्रकार दूंगा आप सबको। सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको ढेरों बधाई। और आई एम अनिल श्रीवास्तव, नेशनल विनर। तो मैं अपने गले से जब मैंने शुरू किया था तो मैं 5 आवाज निकालता था, फिर 10, फिर 15, आज मैं 450 आवाज निकालता हूँ। इसमें ट्रेन, हेलीकॉप्टर, रॉयल एनफील्ड, बुलेट, पता नहीं काहे की, मुझे खुद नहीं पता। तो शुरू करते हैं। और एक्चुअली मैं स्पेशल अपने स्कूल के लिए आया हूँ, और मैं यहाँ नहीं रहता, नोएडा में नहीं रहता, दिल्ली में नहीं रहता। हम अपने बारे में कुछ इस प्रकार बताएंगे। छोरे में बहुत है बल, छोरा फोन चंबल, मध्य प्रदेश। तो
तो मैं चंबल से हूँ, ग्वालियर से हूँ, तानसेन की नगरी, और ग्वालियर से और पास में आ जाओ, डकैतों का इलाका, पहले कहा जाता था भिंड, मैं भिंड से हूँ। आप सबने सुना होगा भिंड मुरैना करके, तो मैं वहां से आया हूँ स्पेशल अपने स्किल के लिए। वक्त नहीं मिलता है, लास्ट ईयर आया था तो बहुत इमोशनल हो गया था, और इस बार भी इमोशनल हूँ, क्योंकि जैसे जब वो एक छोटी सी क्लिप चल रही थी ना, तो केवल सब नया स्कूल एक्टिव मतलब लग रहा है, तो उसको देखते देखते आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि बगल में मेरा भाई बैठा हुआ है, वो बैंड आज ये आर्मी में है, तो इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसकी जॉब भी लगी है, और हमने ये बहुत मस्ती की है। तो इसी को मैं मतलब ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबको थोड़ा सा हंसाना चाहूंगा। मोटू पतलू कौन कौन देखता है? सब देखते हैं। मोटू पतलू के लिए भी ऑल कैरेक्टर्स। अभी मैं आपको बताता हूं, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर आती है, रुकती है, जाती है, अनाउंसमेंट होता है, तो पूरा एटमॉस्फेयर ट्रेन का कृपया यात्रियों ध्यान दीजिए, अग्रगंती रास्ते झुसी गाड़ी संख्या 12,305 एक्सेस अपने निर्धारित समय प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 14:04 से आ रही है। कृपया यात्रियों भी असतर्क में खेल है। फिर ट्रेन आती कुछ देर बाद सांस चली जाती है, और इसी तरीके से मैं मतलब आवाज निकालता हूँ। और स्कूल में वो पहला मंच है, जब मैंने पहली बार बाल सभा में मतलब पार्टिसिपेट किया था, मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो दोस्त होता ना, ऐसे कैसे नहीं करना तो पड़ेगा, तो जबरदस्ती लेके चले गए। और फिर मैम से भी ज्यादा डर लगता था, रमा मैम, तो उनसे भी डर लगता था, बहुत मारती थी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, सबकी क्लास से नाम लिखवाएंगे तो भी नाम लिखवाएगा, बहुत पिटेगा। ओके, लिखवा दिया। तो पहली बार इसी विद्यालय का हेजिटेशन हुई थी, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता गया, नेशनल स्टेज तक मिली, और वहां से फिर मैंने अपने भिंड का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, मिमिक्री मतलब करने लगा। और मेरे गुरुजी का नाम है जिन्होंने मुझे मिमिक्री सिखाई है, बहुत आसान है, सभी कर सकते हैं। और भी अंदर कॉकरोचेस, हाँ जी, वो मेरे सर हैं। और कुछ ऐसे हैं, बहनों के साथ देखता था 7th क्लास में, तो एक बार दोस्त खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने वाला एपिसोड देखा, जब वो ऐसा कहता है जितना भी छोड़ेगा तू फौजी का भाई, तो ऐसा आगे मान सकता हूँ, चल मेरे साथ कॉकरोचों को मैं देखता हूँ। तो इस तरीके से ये हॉकी के सारे कैरेक्टर्स थे। आप लोगों के पास, कितनों के पास रॉयल एनफील्ड है या चलाने का शौक रखते हैं कि भाई है नहीं ले लूंगा, और वैसे कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, मेहनत करो, पैसे कमाओ, ले लो। तो आप लोग चाबी लगाओगे, पैसे खर्च करोगे, बैठोगे, तब कहीं जाके घूम के आओगे, फिर रहोगे चल रहा है, तब दोस्त पे कह पाओगे। यहां देखो, सांस चली जाती है, बहुत तेज प्रेशर लगाना पड़ता है, तब आपकी नस हिल जाती है मिमिक्री। और हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बात याद आ गई कि वो जैसे बताया था विवेक भाई ने कि वो बचपन में बहुत शरारती थे, वैसे मैंने भी एक बार पढ़ा था कि वो भी बचपन में पशु पक्षियों की मिमिक्री करते थे जंगलों में, और अपने दोस्तों के सामने आवाज निकाला करते थे, तो वो भी मिमिक्री आर्टिस्ट थे।
तो मिमिक्री का थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आविष्कार कैसे हुआ। मिमिक्री का आविष्कार ऐसे हुआ कि जानवर होते हैं वो दूसरे जानवर से बचने के लिए उन्हीं की नकल करने लगते हैं, उनके जैसे दिखने लगते हैं, बनने लगते हैं। अब मुझे नाम तो नहीं पता, पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता, तो वो नकल करने लगते हैं। इंसान ने इसको अपने मनोरंजन का साधन समझ लिया था कि वो अगर शरीर रूप धारण कर सकते हैं, मतलब नकल कर सकते हैं, तो हम मुंह से कर सकते हैं। बस वहीं से मिमिक्री चल पड़ी थी। और आप लोगों में से कोई अगर बीच में से सुनना चाहे किसी की भी, तो वो बोल सकता है। पशु पक्षी, मशीन्स, बॉलीवुड एक्टर्स, राजनेता, और कोई कुछ भी बोल सकता है। किसी की डिमांड? नाना पाटेकर। अच्छा है, सच में आ जाए जानो तो रोना भी होगा, बहुत अच्छा हो। मैंने सबको बुलाया, फोन करके कहा भाई तू आ रहा नहीं, मेरा ऑफिस है, मेरी नौकरी भाई है, पूरा फलाना भी बड़ा। अरे साल में एक दिन आता है, लोगों की कर सकते, खैर जिसकी जैसी मर्जी। अच्छा है, भगवान का भी वास कंट्रोल दे कंट्रोल। ये क्या है? कोई भी नहीं है? कौन है? हंसने वाला मुझे देखो, पहले से सवाल पेड़ को देखा मैं बिल्कुल नहीं लगा, कुछ विषय में शक्ति है, कुछ जाने भी नहीं है। जो बच्चे लोग चश्मा लगाते हैं उनके ऊपर जो कुछ इस प्रकार करेगा ऋतिक रोशन की आवाज में, मम्मी ने कहा वो बर्तन मांज लेना और घर का थोड़ा काम कर देना, मैं खुशबू की मम्मी के साथ जा रही हूँ और सर ये बजा मैं मुझे सिखाया नहीं गया, मुझे सिखाया नहीं गया तो कुछ ऐसे जोर बन जाएगा अगर हम कहना चाहें तो। और भी बहुत सारी आवाजें हैं हमारे भिंड में, बारातें निकलती हैं, एक्चुअली सभी हर जगह निकलती है, तो उसमें जो बैंड बजता है वो मैं बताऊंगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज बताता हूँ। हमारे सबसे पहले मैं बैंड की शुरुआत करता हूँ, शादी में जो बैंड बजता है। और थोड़ा फिल्मी गाना है तो उसके लिए क्षमा करना। ये दिल हसीनों का मेला, मेरे दिल अकेला, ये दिल हसीनों का मेला, मेरे दिल अकेला।